दोस्तों 1936 में कीन्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई थी जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या फिर केन्जियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी बुक में कीन्स ने यह बताया था कि दुनिया में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि महामंदी, आर्थिक महामंदी, वो क्यों आई थी और उसके क्या सॉल्यूशंस थे। जहां पर हमारे पुराने यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पसीने छूट गए ये बताने में कि भाई दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, वहीं पर जो कीन्स हैं उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर ये सॉल्यूशन बता दिया। सॉल्यूशन तो बाद में बताया, पहले उन्होंने रीजन या कारण ही बता दिया कि भाई ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया और उसके क्या रीजन है और वो कैसे ठीक हो सकता है। अब इनकी जो ये बुक है 1936 में जो पब्लिश हुई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसी बुक में कीन्स ने अपने रोजगार का सिद्धांत भी दिया जिसको केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कीन्स का रोजगार का सिद्धांत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और इस वीडियो में हम केन्स का रोजगार का सिद्धांत ही समझेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर हमारी जो इकोनॉमी होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो रोजगार व आय का स्तर होता है, यानी कि किसी भी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, कितना इनकम होगी, वो किस पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है उत्पादन की मात्रा पर, उत्पादन की मात्रा पर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कुल उत्पादन की मात्रा, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ये डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जाता है या फिर कितना उत्पादन किया जाता है। और ये जो उत्पादन है यानी कि कुल उत्पादन की मात्रा, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड पर, इफेक्टिव डिमांड पर। अब आप कहेंगे कि भाई ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रभावी मांग या फिर प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावी मांग या फिर प्रभावपूर्ण मांग। ये जो इफेक्टिव डिमांड है इसके अंदर दो चीज आ जाती है। इसके अंदर आ जाती है कुल मांग और कुल पूर्ति। कुल मांग और कुल पूर्ति यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब आप कहेंगे कि इसमें इफेक्टिव डिमांड का क्या रोल है? इसको थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव डिमांड। यानी कि इफेक्टिव डिमांड के अंदर दो चीज हमें देखने को मिलेंगी, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एक चीज और आपको जाननी है यहाँ पे कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इसको हम शॉर्ट रन में ना तो बढ़ा सकते हैं ना इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट रन में जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, अल्पकाल में इसमें चेंज नहीं आ पाएगा। तो हमें किस में चेंज करना होगा? हमें चेंज करना होगा कुल मांग में, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है इसके अंदर चेंज करना होगा और इसमें जो चेंज आएगा उससे एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। स्पेस थोड़ा कम है, मैं दोबारा से ऊपर नोट करके बताता हूं आपको। तो दोस्तों ये मैंने चार्ट बना दिया है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था। अभी यहाँ पे चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। हमने क्या बात की कि भाई जो रोजगार का स्तर है यानी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है? इफेक्टिव डिमांड पर, यानी कि प्रभावी मांग पर। प्रभावी मांग या इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं? मैंने बताया था अभी इससे पहले कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? इफेक्टिव डिमांड। यानी कि इफेक्टिव डिमांड में दो चीजें आ रही हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नाउ इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। इफेक्टिव डिमांड के अंदर एक होता है सामूहिक मांग, जिसको आप एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग भी कह सकते हैं, और एक होता है सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है ये तो शॉर्ट रन में हम नहीं छेड़ेंगे, हम इसमें बात करेंगे किसकी? सामूहिक मांग की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की।
क्योंकि भाई शॉर्ट रन में हम सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं एकदम से, हमें क्या छेड़ना पड़ेगा, सामूहिक पूर्ति। और ये बात कौन कर रहा है, ये बात केन्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे निकलता है, C प्लस I, यानी कि कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। जब कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। अच्छा, तो इस एग्रीगेट डिमांड में एक होता है C, एक होता है I। उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है बड़ा करके कि भाई एग्रीगेट डिमांड में एक हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आप देखोगे गवर्नमेंट कंजप्शन करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन करता है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट कंजप्शन करेगी या फिर प्राइवेटली कंजप्शन होगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम देखेंगे तो एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कंजप्शन, सॉरी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक होगा प्राइवेट, प्राइवेटली लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां पे ना आपको एक चीज समझनी है ध्यान से, मैं इधर आ जाता हूं, हाँ जी। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है ध्यान से कि भाई जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों आएगा, ठीक है। कंजप्शन ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा। कंजप्शन के अंदर दो तरीके का कंजप्शन, यानी कि दो लोग कंजप्शन कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट के थ्रू कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और एक प्राइवेट पीपल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार का हो रहा है, एक गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और एक प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी आपको बताया था कि शॉर्ट रन में जो सप्लाई है इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, तो हमें क्या छेड़ना है, हमें डिमांड को छेड़ना है, एग्रीगेट डिमांड को छेड़ना है, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको बढ़ा सके या एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर सके। अच्छा, अब यहां पे देखो जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, इन दोनों में अगर हमें डिमांड बढ़ानी है, अगर हमें डिमांड बढ़ानी है तो हमें कंजप्शन बढ़ाना होगा और हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तभी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझनी है कि जो कंजप्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, उसमें कौन एक्सपेंडिचर करेगा कि भाई डिमांड बढ़ जाए, प्राइवेट तो नहीं करेंगे, प्राइवेट कंजप्शन नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, भाई पहले ही मतलब कि लेस डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, है ना, पहले ही मंदी की स्थिति चल रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो डिमांड कहां से बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सरकार की भूमिका बन जाती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल प्ले होता है कि भाई वो एक्सपेंडिचर करे, यानी कि सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, प्राइवेट पीपल तो कर ही नहीं रहे। भाई प्राइवेट पीपल कंजप्शन नहीं कर रहे, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तभी तो बेरोजगारी आई है ना। तो हम लोगों की डिमांड को शॉर्ट टर्म में कैसे बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ा सकते। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। देखो सरकार जितना खर्च करती है उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सरकार स्कूल बनाती है तो भाई स्कूल बनाने के लिए लेबर हायर करनी पड़ेगी, मटेरियल मंगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, डीलर होगा, इन सबको क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। फिर जब स्कूल बनके तैयार हो जाएगा तो उसमें टीचर्स, स्टाफ और जो दूसरे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नाउ अब हम बात करेंगे प्राइवेट तो कंजप्शन हो नहीं पाएगा। अब इसमें आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा भाई, सेम वही चीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो होएगा ही नहीं ना, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपना कंजप्शन भी कर रही है, गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट लोगों का यहां पे रोल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेज करे और इन्वेस्टमेंट रेज करे तो इन दोनों चीजों से एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे कौन सा लेवल अचीव होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। लेकिन कीन्स ने यह भी बताया कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले एक और लेवल अचीव हो सकता है जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जिसमें एक्चुअल में होता क्या है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब ये कैसे बराबर होते हैं वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने नोटबुक पे भी इसका एक चार्ट जरूर बना लिएगा इस तरीके से, ताकि आपको चीजें क्लियरली रहे। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि कैसे यहाँ पे चीजें होंगी।
दोस्तों डायग्राम की तरफ बढ़ने से पहले आपको इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, इसकी मान्यताएं हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें अल्पकाल की बात हो रही है, ठीक है, अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन की बात हो रही है, तभी इसके अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, यानी कि यहां पे जो बात हो रही है किसकी, वो हो रही है बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी आप समझते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो देश के अंदर ही खपत किया जाता है, यानी कि खरीदा बेचा जाता है, देश के बाहर नहीं खरीदा बेचा जाता। ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि फॉरेन रिलेशन व्यापार को लेकर हमारे नहीं होते हैं। अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उत्पादन में घटते प्रतिफल। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक साधन पर, जब हम किसी एक मशीन पर जैसे जैसे लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मशीन है, उस मशीन पर 4 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे 2 लोग लगाए तो प्रोडक्शन हुआ, 3 लोग लगाए प्रोडक्शन और ज्यादा हुआ, 4 लोग लगाए प्रोडक्शन और ज्यादा हुआ। लेकिन उसी मशीन पर जब हम 5 या 6 लोग लगा देंगे काम करने के लिए, तो उस मशीन पर अब काम करना सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, गिर जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि कीन्स ने अपना जो रोजगार का सिद्धांत दिया है उसके लिए कौन से मार्केट को चूज किया है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें सेलर और बायर ये दोनों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, मतलब बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, केन्स ने बोला कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अगर नहीं भी प्राप्त होता तो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिल जाता है। कैसे मिल जाता है ये ग्राफ में अभी दिखाऊंगा। अच्छा, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज द बेसिस ऑफ सेविंग्स। कहने का मतलब जो हमारी मनी होती है, जो मुद्रा होती है, वो एक्सचेंज के मीडियम का तो काम करती है, उससे हम चीजें खरीदते बेचते तो है ही, लेकिन मनी का एक और काम है और वो क्या है, सेविंग्स। तो जब इकोनॉमी में लोग सेविंग्स करते हैं तो इसका भी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत असर पड़ता है, ये बात कीन्स ने बताई है। अच्छा, आपको मैं एक और चीज समझा दूं, सेविंग्स का एक्चुअल में बहुत असर पड़ता है। देखो, सेविंग्स इंडिविजुअल लेवल पे करना अच्छी बात है, यानी कि आप अगर सेविंग्स करते हैं तो ये अच्छी बात है, सेविंग्स करना अच्छी बात है। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए और ये देखा जाए कि देश के इकोनॉमी के अगर सारे के सारे लोग सेविंग्स करने में लग जाएंगे तो भाई ये इकोनॉमी के लिए बर्बादी का कारण भी बन जाएगा। क्योंकि जब लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो उससे होगा क्या, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो भाई मार्केट में स्टॉक बच जाएगा क्योंकि बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो फिर बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो फिर प्रोड्यूसर क्यों इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो लोगों को काम पर से निकाल दिया जाएगा, और जब लोगों को काम पर से निकाल दिया जाएगा तो आ गया ना अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो भाई एक सेविंग्स भी यहां पे रोल प्ले करती है। ये सब एजम्पशन है। अब बात करते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की, जिसमें हम अंडर इक्विलिब्रियम और फुल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा वो भी देखते हैं। दोस्तों, डायग्राम कैसे बनेंगे और चीजें कैसे होंगी उनसे पहले थोड़े से बेसिक्स समझ लो मेरे भाई और मेरी बहनों। सबसे पहले देखो, यहां पे हम बात करते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, ये दोनों जहां पे बराबर हो जाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम मिल जाता है, राइट। अब ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। एक और शब्द हमने यहां पे देखा था अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसको भी समझ लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक शब्द ये आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसके साथ एक और शब्द जोड़ेंगे हम, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम ही करके दिखाना है, और यहां पे भी हमें इक्विलिब्रियम लिख लेना है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में अंतर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, मैं एक और चीज आपको समझा दूं कि इसमें भी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर ही होते हैं। अब आप बोलोगे यार ये क्या बेवकूफ बना रहे हो हमारा,
मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहां भी बराबर है, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है, और यहां भी है तो इसको भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं वो समझो आप। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब समझो आप। सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको अगर हम इस्तेमाल करें, यूज करें और उससे प्रोडक्शन करें, तो उन रिसोर्सेज से जो टोटल प्रोडक्शन करने की हमारी कैपेसिटी है उससे क्या बनेगी? एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि कितना हम सप्लाई कर सकते हैं, कितनी सप्लाई करने की हमारे पास कैपेसिटी है, और हम कर लेते हैं। एक्चुअल में हम कितनी सप्लाई करते हैं, तो हमने कितनी सप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो कि हम सप्लाई कर सकते हैं 100, मान के चलो हम 100 सप्लाई कर सकते हैं, और उसी इकोनॉमी में डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी कितनी हो जाती है? 100। यानी कि जितना हम अपने रिसोर्सेज से चीजों को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना ही उसकी डिमांड हो जाती है, यानी कि वो बिक जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितना हम बना सकते हैं उतना ही बिक गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, है ना। अच्छा, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं है ना कि हम जितना सारा का सारा बना और सारा का सारा बिक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है ये आती नहीं है, और अगर आ भी जाएगी तो वो सस्टेन नहीं रह सकती। ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा फ्लक्चुएशन आता रहता है। नाउ यहां पे क्या होगा? हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है, कैपेसिटी कितनी है? 100, पर इतनी नहीं कर पाते हैं। हम कितनी कर पाते हैं? मान लो कि हमने जो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो है 100, एग्रीगेट सप्लाई कितनी? 100 है, पर हम डिमांड कितनी करते हैं? मान लो 70। तो यहां पे क्या हुआ? 30 की कमी हो गई ना, 30 की क्या हो गई है? कमी हो गई है। अब ये जो 30 की कमी हुई है, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इस 30 को बढ़ाना, इतना प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो ये 70 है वो बढ़कर कितना हो जाए? 100 हो जाए, है ना। अब जब ये 100 होगा तो फिर कौन सी स्टेट आ जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली स्टेट आ जाएगी। लेकिन हमें एक्चुअल में एक चीज और देखनी है यहां पे, कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो हो ही रही है कितनी? 70। यानी कि हम एक्चुअल में कितना सप्लाई कर पा रहे हैं? वो है 70, जबकि होना कितना चाहिए था? 100, पर हम कर कितना रहे हैं? 70। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है वो भी कितनी हो जाती है? 70। तो इस स्टेट को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ गए आप? फुल एम्प्लॉयमेंट होने के लिए मान लो कि हम कितनी कैपेसिटी से सप्लाई कर सकते हैं और कितनी हमने डिमांड कर ली, तो मतलब उतनी ही हमने डिमांड कर ली, यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का लेवल है, अगर उससे कम की डिमांड होती है या सप्लाई होती है और दोनों एक दूसरे की क्या हो जाते हैं? बराबर। कीन्स ने यही बताया है, कीन्स ने यही बताया कि भाई इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। और मैंने एक चीज और भी बताई कि अगर मान लो कि एग्रीगेट सप्लाई हमारी 100 है, ठीक है, और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 70 है, तो यानी कि 30 की डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि कमी आ गई। इसी 30 को बढ़ाने के लिए, इसी 30 का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने पहले समझाया था चार्ट में कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर कौन करेगा? प्राइवेटली तो होगा नहीं, तो कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों डायग्राम में हमें क्या करना है? पहले तो एक डिमांड का डायग्राम बना लेना, एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखो डिमांड का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और जो हमारा सप्लाई का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा? वो ऐसे जाएगा और एक लेवल के बाद वो डायग्राम खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इस लेवल के बाद हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे वर्टिकली खड़ा हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम देख पा रहे हो आप, ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है हमारी, ठीक है। यानी कि यहां पे जो सप्लाई का लेवल है, ठीक है, यहां तक आप देख रहे हो ये 100 है, सप्लाई का लेवल यहां कितना है? 100 है, ठीक है। और ये क्या है? हमारी डिमांड है, ठीक है। इसका लेवल अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। और ये डिमांड हमारी गिरती हुई कैसे बन रही है?
देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, केन्स ने यहां पे एक चीज और भी बताई थी कि भाई जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ना, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो जो हमारा कंजप्शन है ना वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। क्यों? कि जब लोगों की इनकम ज्यादा होने लगती है ना तो वो ज्यादा खर्च नहीं करते, फिर वो सेविंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50,000 रुपए महीने का कमाते हो और आप 30,000 रुपए खर्च कर देते हो, 20,000 रुपए आप सेविंग करते हो, तो जब आपकी इनकम 50,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो जाएगी तो आप खर्चे डबल थोड़ी ना कर दोगे। इनकम डबल हो गई है, खर्चे डबल थोड़ी ना कर दोगे। आप 60,000 रुपए खर्च करना थोड़ी ना शुरू कर दोगे, आप 40,000 खर्च कर दोगे, 45,000 खर्च कर दोगे, लेकिन अब आप सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दोगे। तो कहने का मतलब जैसे इनकम स्पीड में बढ़ती है लेकिन कंजप्शन इतनी स्पीड में नहीं बढ़ता, ठीक है, इसलिए कंजप्शन का जो डायग्राम है वो गिरता हुआ रहेगा, ठीक है, राइट। अब इन दोनों डायग्राम को जब आप मिला दोगे, इन दोनों डायग्राम को क्या कर दोगे? मिला दोगे। मैं दोनों को मिला देता हूं। जब ये दोनों डायग्राम आपस में मिलेंगे तो हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और फुल कैसे आना है वो भी दिखाता हूं। देखो ये जो डायग्राम है ये एग्रीगेट डिमांड का, इसको उठा के इधर ले आओ, तो मैं इसको उठा के ले आता हूं और ये यहां पे इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम आ गया। ये डायग्राम उठा के मैंने यहां लगा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक दूसरे को काटते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम है वो यहां पर काटते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यही इसी चीज को, यानी कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। मान लो कि ये जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है कितना है? 70 है ना। एग्रीगेट सप्लाई भी 70 है, एग्रीगेट डिमांड भी 70 है। इसी को फिर ये जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है इसी को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड यानी कि प्रभावी मांग। हमारी प्रभावी मांग है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट है? अभी समझाया मैंने कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो कितनी है? 100, पर हम कितना कर पा रहे हैं? 70, और डिमांड भी 70 हो जाती है। तो यानी कि डिमांड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा लेवल आ गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केन्स ने ये बताया भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी आ सकता है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब मान के चलिए कि हमें क्या प्राप्त करना है? हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेके आना है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? एग्रीगेट डिमांड में एक केस तो ये आया 70 बराबर 70, है ना। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा केस, ठीक है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का केस है। मैं यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट वाला समझा रहा हूं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होगा? जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई 100 है, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड भी 100 होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड 100 होने के लिए डायग्राम फिर यहां से जाता हुआ इधर काटना चाहिए, है ना। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। यहां से जो डायग्राम है हमारा एग्रीगेट डिमांड का वो ऐसे जाएगा और यहां पे इसको काटेगा, तभी तो एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम ऐसे बनेगा ना। तो जब एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम इस तरीके का बनेगा तो यहां पे एक्चुअल में है क्या? यहां पे जो ये पहले वाली एग्रीगेट डिमांड थी, मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको एग्रीगेट डिमांड U कह देता हूं और इसको एग्रीगेट डिमांड F कह देता हूं, ठीक है, यानी कि क्योंकि इसमें फुल इंप्लीमेंट आ रहा है ना इस तरीके से। तो यहां पे ये जो एग्रीगेट डिमांड है जो हम पहले से ज्यादा क्या हो गई? बढ़ गई है, मतलब ये भी 100 हो गई है। कैसे 100 हो गई है? क्योंकि यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड U है इसमें क्या ऐड हो गया है? इन्वेस्टमेंट। क्या ऐड हो गया है? इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूंगा यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये काफी रहेगा, ठीक है, ये ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो हमारा जो डिमांड कर वो शिफ्ट होकर कहां चला गया? ऊपर। और यहां पे इस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहे हैं। और ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये वाला आ गया पॉइंट, इसको हम नाम देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 70 पे हुआ और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 100 पे हुआ। तो इस तरीके से
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। तो दोस्तों फाइनली हमने समझ लिया है कि जो केन्स का रोजगार का सिद्धांत है वो एक्चुअल में है क्या और कैसे उसको समझना है, वो हमने डिटेल में समझ लिया है। अब आप कहेंगे कि यार आपने समझा तो दिया पर इसका थ्योरेटिकल कंटेंट तो दे दो, यानी कि पीडीएफ या कुछ अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूं, हिंदी का, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ वहां से आप ले लीजिए और उसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए और यहां से कॉन्सेप्ट को समझ तो लिया ही होगा आपने। तो इससे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो परफेक्टली क्लियर हो जाता है और इसको एग्जाम में आप अच्छे से करके जरूर आना। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इकोनॉमिक्स को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिए। मैं उस पे कोशिश करूंगा जितना इजीएस्ट वे होगा उतने इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।